ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो, जितने लोग जुड़ चुके हैं लाइक से भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। चलिए, इस प्रश्न का जवाब देना है और जवाब यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी और ऑप्शन सी। यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर। ये थे आपके कौन, तो आपके चंद्रगुप्त थे, ठीक है। कौन थे आपके, तो चंद्रगुप्त थे। इसका राइट आंसर आपका बनेगा क्या, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मतलब जो अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र था, है ना, इसका सबसे सही वर्णन जो है वो आपका क्या है। तो देखिए यहां पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन ए। ये है ऑप्शन कौन, ए हो जाएगा, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। क्या, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ये अशोक के अधीन जो आपका मौर्य राजतंत्र है इसका सही वर्णन करता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप पर दिया गया है, क्वेश्चन आपका सामने आ गया है। कह रहे हैं कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के हृदय रूपांतरण को दर्ज किया। चलिए बताइए, कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के हृदय रूपांतरण को दर्ज किया था। यहाँ पर आपका जवाब थोड़ा सा कठिन आ सकता है। इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर कुछ लोगों ने दिया है डी नंबर, तो जवाब बिल्कुल सही है। ये आपके हैं रॉक एडिक्ट जो आपके दिए गए हैं, यहाँ पर आपके 12-13 आपके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी। कुल मिला के यहाँ पर ये जो शब्द है ये क्या है, इसको समझिएगा। यहाँ पर ये जो दिया गया है रॉक एडिक्ट, इसका मतलब क्या होता है, शिलालेख होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं शिलालेख। कुल मिला के देखा जाए तो आपके 13वें शिलालेख में, है ना, आपको पता होगा कि 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध के संदर्भ में पूरा साक्ष्य मिलता है। और यह घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष बाद, कब, 261वें, ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई थी। ये सब कुछ इस शिलालेख में बताया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पंचमार्क सिक्का कहां चलता था। चलिए बताइएगा, पंचमार्क सिक्का कहां चलता था, यहां पर बताइएगा जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए इसका जवाब भी यहां पर आ चुका है, 29 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर। तो याद रखिएगा कि आपके मौर्य काल में चलता था। कब चलता था, तो पंचमार्क जो सिक्के का प्रचलन था वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था और मौर्य काल में व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग भी होता था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है। देखो नए नए वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर लायन मतलब होता है शेर, है ना, और कैपिटल मतलब होता है शीश स्तंभ। कुल मिला के देखा जाए तो सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है ये किससे संबंधित है, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा बी, आपके अशोक से संबंधित है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपके अशोक के शासनकाल में बना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था। ये यूपीएससी का बेहतरीन क्वेश्चन आपका है, कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ। चलिए जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 8वें वर्ष, 6वें वर्ष, 5वें वर्ष या 4थे वर्ष में। तो यहाँ पर 31 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका कौन सा भाई, 8वें वर्ष। चलिए बिल्कुल सही है, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, 8वें वर्ष हुआ था जो कि आपके 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे अशोक का शासनकाल, तो भाई अशोक का जो शासनकाल रहा है वो 269 से लेके 232 ईस्वी पूर्व तक आपका था, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, गुप्त वंश से क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब आपका कौन सा आ गया, गुप्त वंश आपका आ चुका है। देखते हैं गुप्त वंश में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समुद्रगुप्त के बारे में सही नहीं है। देखो यहाँ पर सही नहीं है, आपसे पॉइंट पूछा गया है, नहीं शब्द को भी ध्यान में रखते हुए पढ़िए। तो दिया गया है प्रयाग प्रशिष्ट में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंद कहा गया है। पहला पॉइंट आपका सही है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ प्रकार का सिक्का चलाया था, ये भी सही है। रामगुप्त समुद्र का पुत्र था, ये भी आपका सही दिया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम प्रभावती गुप्त था। तो भाई ये आपका पॉइंट जो दिया है गलत है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी कुमार देवी थी। क्या थी भाई, कुमार देवी थी। इसका मतलब है ये प्रभावती नहीं था, कुमार देवी था। इस प्रकार से ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपका है किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है। ये क्वेश्चन सभी लोग जवाब दे सकते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर सभी का सही आएगा। देखते हैं यहाँ पर जवाब सही है या नहीं। चलिए किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है।
चलिए 33 को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर। क्या बात है, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ये शासक आपका बना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। कह रहा आपसे प्रयाग प्रशस्त अभिलेख मूलतः कहां पर था जिसे जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। चलिए बताइएगा यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्त अभिलेख मूलतः कहां पर था जिसे जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है 34 को ऑप्शन डी आ रहा है। काफी लोगों का जवाब यहाँ पर डी है। चलिए यहाँ पर डी जवाब सही है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है। यहाँ पर आपका कौशाम्बी इसका राइट आंसर आपका बनेगा क्या, कौशाम्बी इसका जवाब आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका आ रहा है, ठीक है। आते अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। रजत मतलब होता है क्या, चांदी होता है ना। और रजत सिक्के चलाने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो था चंद्रगुप्त सेकंड। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर चंद्रगुप्त। अच्छा चंद्रगुप्त, यहाँ सॉरी रामगुप्त लिखा है। यहाँ पर जो आपका दिया है चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त आपका जो कि चंद्रगुप्त कौन सा, सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड था, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस गुप्त शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आया था। तो फाहियान के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। जल्दी से कमेंट करिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी से कमेंट करिए। जो लोग बाद में जुड़े भाई वीडियो को लाइक जरूर करिए। जितने लोग बाद में जुड़े हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक का बटन जल्दी से दबा दीजिएगा। चलिए जवाब यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल 100% सभी का जवाब सही है। फाहियान जो आपका आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय अर्थात जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर, आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। एक पॉइंट और आपसे पूछा जाता है, देखो ये है आपका फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। एक नाम होता है आपका ह्वेनसांग, है ना। क्या होता है, ह्वेनसांग होता है, ह्वेनसांग होता है। और ह्वेनसांग जो आया था वो आपके देखो हाथ से शुरुआत है आपका हर्षवर्धन, तो आपके ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय आया था। तो दोनों पॉइंटों को आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी। इसके समय में जो हूण थे बहुत ज्यादा थे, ठीक है। हूण जो आपके थे आक्रमण बहुत ज्यादा थे और अपने साम्राज्य की इसने रक्षा भी कर लिया था। ये आपका कौन सा है, तो यहाँ पर 37 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये थे आपके स्कंदगुप्त। कौन सा है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। स्कंदगुप्त एवं हूणों के मध्य बहुत काफी संघर्ष हुआ और इसके विषय में बताया भी गया है। एक आपका अभिलेख आपने नाम सुना होगा, जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है। जूनागढ़ का अभिलेख। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि आपके कह सकते हैं स्कंदगुप्त और हूणों के बीच जो युद्ध हुआ है इसका वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, तो आपकी जूनागढ़ के अभिलेख में इनका साक्ष्य देखने को मिलता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग किसने लिखा है। देखिए यहाँ पर आज शायद आप नाम सुन रहे होंगे दाय भाग। दाय भाग क्या है, ये हिंदू कानून ग्रंथ है। और ये लिखा किसने है, ये लिखा किसने है, यहाँ पर कमेंट करिए इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे यहाँ पर जवाब हो जाएगा जीमूत वाहन, ठीक है। जीमूत वाहन ये जो आपके हैं हिंदू उत्तराधिकार संबंधी भारतीय कानून को लागू करने के लिए मुख्यतः ये बनाई गई है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है। चलिए इस प्रश्न में देखते हैं किसका किसका आंसर सही हो जाएगा। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य इनमें से कौन है, महाभाष्य है, रामायण है, अष्टाध्यायी है या महाभारत है। चलिए भाई 39 का जवाब देना है और यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और किसी का जवाब डी भी आ रहा है। कुल मिला के हम जानते थे इस प्रश्न में सभी लोग यहाँ पर लटक जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, याद रखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपका रामायण, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, रामायण हो जाएगा। याद रखिए रामायण है, ठीक है ना। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना गया है कि 4 युगों में बांटा गया था। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर आपका कलयुग आया था। तो इसमें से रावण का जो रामायण को जो समय काल है वो आपका त्रेता है और महाभारत का द्वापर माना जाता है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न रहते थे जिनमें से फलित ज्योतिष के विद्वान थे। ये बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है फलित ज्योतिष, इनमें से कौन विद्वान थे। अगर आपने पढ़ा है
तो जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर फलित ज्योतिष दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी। लेकिन यहाँ पर देखो ज्योतिष दिया गया है, ना कि कोई वैध बोला गया है ना, वैध तो बोला नहीं गया है। तो फलित ज्योतिष थे आपके शंकु। 40 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्षण छपपण, मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है आपके छपपण है। ये नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा आज यूपीएससी में, ये नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो छपगण थे, है ना, छपगण थे, ये नवरत्नों में से आपके शामिल थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का विद्वान तथा कवि एवं शैव मतावलंबी भी था। देखो हर प्रकार की चीजें दिया गया है, व्याकरण करता था, न्याय मीमांसा भी था, साथ में यहाँ पर विद्वान भी था, कवि भी था और शैव मत का अनुयायी भी था। यह है आपका कौन, तो आपका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। यहाँ पर आपका वीरसन इसका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका आएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा। बहुत ही लल्लन टाप ये क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा भी होगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा भी जाता है। यहाँ पर 42 को ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन ए नंबर V.S. स्मिथ। किसने कहा था भाई, तो एक इतिहासकार है। ये क्या है आपके, ये एक इतिहासकार थे। ठीक है, इतिहासकार थे जो कि आपके V.S. स्मिथ, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कि किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण किया था तथा अपनी पुत्री का विवाह वकाटक राजा नरेश से किया था। चलिए यहाँ पर देखो उपाधि दिया गया है परम भागवत की उपाधि, और अपनी पुत्री का विवाह किया था किसे, वकाटक नरेश से किया था। इनका नाम क्या है, तो यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड। तो जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी चंद्रगुप्त सेकंड है। ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। ठीक है, इनकी पुत्री का जो नाम था वो नाम था प्रभावती। क्या नाम था, प्रभावती इनकी पुत्री का नाम था, जो कि नरेश रुद्रसेन सेकंड से किया था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है हर्षवर्धन और राजपूत काल से क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी रचना सम्राट हर्षवर्धन ने नहीं किया है। चलिए बताइएगा कि सम्राट हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तक की रचना नहीं किया है। आपको हमने पढ़ाया है कि आपके हर्षवर्धन ने तीन रचनाएं किया था। कौन कौन सी रचनाएं किया था, तो यहाँ पर देखो प्रियदर्शिका, रत्नावली और आपका नागानंद। लेकिन यहाँ पर दिया है मालती माधव, ये आपके हर्षवर्धन ने नहीं किया है। याद रखिएगा ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हर्ष व पुलकेशन द्वितीय के बीच किस नदी के किनारे पर युद्ध हुआ था जिसमें से हर्ष की पराजय हुई थी। ऐसी कौन सी नदी है जिनमें यहाँ पर कह सकते हैं उस नदी के तट पर इनका युद्ध हुआ था और इसमें से हर्षवर्धन की पराजय हुई थी, खदेड़ दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर और ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। इसका राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी होगा, ना कि ताप्ती नदी के कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर, डी नहीं होगा, यहाँ पर आपका नर्मदा नदी है। ठीक है ना, नर्मदा नदी के तट पर आपके हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है ना, और इस युद्ध का उल्लेख भी आपको देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सम्राट हर्ष द्वारा हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किस लिए किया जाता था। देखिए आपको पढ़ाया भी गया है, आपने पढ़ा भी होगा कि जो आपके हर्षवर्धन थे ये प्रत्येक 5 वर्ष में आपके एक आयोजन करते थे महामोक्ष परिषद। और इसका आयोजन किस लिए करते थे, युद्ध के लिए, दान देने के लिए, साहित्य सृजन के लिए या मनोरंजन के लिए। ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, दान देने के लिए। कहा जाता है कि हर्षवर्धन इतने दानी थे कि अपने बॉडी का हर एक जो वस्त्र होता है वो सब कुछ दान कर देते थे, और इनकी जो बहन हुआ करती थी वो उनके लिए कपड़े लेकर आती थी, वही वो पहनते थे, और अगर कोई मांग भी ले उसे पूरा का पूरे कपड़े वह या कह सकते हैं सब कुछ दान कर सकते हैं, हर चीज। ठीक है, और ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई, शिलादित्य के नाम से ही क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत बार मिला होगा एग्जाम में। अगर आप एग्जाम दिए होंगे, है ना, एग्जाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पढ़े होंगे कि शिलादित्य के नाम से किसे जानते हैं, तो आपके हर्षवर्धन को। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी नंबर, हर्षवर्धन को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हर्ष चरित में वर्णित लोकपाल शब्द किसके लिए आया है। चलिए लोकपाल शब्द जो आपका आया है
ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, जो कि आपके हर्षचरित में है, जो कि आपके बाणभट्ट के द्वारा रचित किया गया है। चलिए भाई जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है, ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर सी नंबर। देखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा 48 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ये प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो हर्षचरित किसने रचा है, हर्षचरित जो है ये आपकी है किसके, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे आपके कौन, तो आपके बाणभट्ट थे, ठीक है, बाणभट्ट थे, तो इनके दरबारी कवि थे, इन्होंने ही इस ग्रंथ को रचा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसकी प्रारंभिक राजधानी भीनमाल थी तथा बाद में कन्नौज राजधानी बनाई गई। चलिए भाई किसकी प्रारंभिक राजधानी भीनमाल थी तथा बाद में कन्नौज राजधानी बनाई गई, तो कन्नौज से आपको याद आया, कन्नौज से आपको याद आ रहा होगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा। सही जवाब 49 का ऑप्शन ए बन जाएगा। ये थे गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। कौन था भाई, नागभट्ट प्रथम था, जिसने अपनी राजधानी भीनमाल बनाई थी और बाद में कन्नौज इसकी राजधानी बनाई गई थी। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर, गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट था, ठीक है ना। चलिए आते हैं, हाँ ये क्वेश्चन पूछे प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो भीनमाल, और बाद में क्या, तो कन्नौज आपकी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि आदिवराह थी। चलिए बताइएगा कि किसकी उपाधि आदिवराह थी। आदिवराह पूछा गया है, आदिवराह, ऊपर वाले में हमने सी ही तो सही किया है ना, चलिए यही सही किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी उपाधि आदिवराह थी। इसका आंसर आपको दिख गया है, इसका आंसर आपका है मिहिर भोज फर्स्ट। मिहिर भोज फर्स्ट को आदिवराह की उपाधि भी दिया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक पॉइंट और आपको बताते हैं जो कि ज्योग्राफी में आपको मिलेगा कि भोज जो झील है, कौन सी, भोजताल जो आपकी झील है वो आपकी कहाँ पर मिलती है, तो इनका संबंध कहाँ से था, आपकी एमपी से संबंधित था। तो याद रखिए भोजताल जो झील पड़ती है कहाँ पर, तो आपकी एमपी में मिलती है, ठीक है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। चलिए राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो आपका कौन था। चलिए सही जवाब इनमें से देना है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, ठीक है। 10 बजे जुड़ा करिए, 10 बजे और अच्छा लगेगा, ठीक है।